हाय दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानपुर चैनल। दोस्तों देखिए, बहुत दिनों से मुझे पता है कि आप लोग हेड ऑपरेटर की स्ट्रेटजी के लिए आप बहुत परेशान थे। आप लोग उसके लिए एक वीडियो मैंने बनाया था, बहुत से बच्चों ने उसको बहुत पसंद किया था। बहुत सी चीज़ें मैंने बहुत कंसाइज वे में उस वीडियो में ऑलरेडी मैंने बता रखा था। इस वीडियो में दोस्तों मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि चूंकि उस वीडियो में बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन कर रखा था कि इसके लिए एक प्रॉपर सा वीडियो लेके आइए कि हम किन चीज़ों को किस बुक से पढ़ें और कैसे हमारा प्रायोरिटी बेसिस क्या होना चाहिए। साइंस में लेके लड़कों को बहुत सी प्रॉब्लम आ रही थी। बहुत सी चीज़ें यार मैंने ऑलरेडी लिख रखा है और जितनी भी चीज़ें हो सकेंगी मैं बताऊंगा भी। और चूंकि साइंस वाला जो टॉपिक था वो भी मैंने मेंशन किया है, कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा उसमें आप किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूँ, लगभग 9 936 वैकेंसी है मुझे लगता है, ठीक है। और यार मैं बता रहा हूँ, आप इसके लिए जी जान लगा के पढ़िए। जो भी बच्चे यूपीएसआई के बैकग्राउंड वाले हैं, जो इसमें एलिजिबल हैं, मैं उनको बोलूँगा कि ये उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एग्जाम दे रखा है अभी। और सबसे बड़ी बात उनका क्या है, जो ये वाला जो सेक्शन है ना, हिंदी का, न्यूमेरिकल एबिलिटी का, जीके का और ये सब जो टॉपिक है, ये साइंस वाला केवल आप टॉपिक छोड़ दो, बाकी आपने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ रखी हैं। जो यूपीएसआई के बंदे हैं मैं उनको बता रहा हूँ, और यदि आप इसके लिए एलिजिबल हैं सच में, तो मुझे लग रहा है इससे अच्छा मौका आपके लिए है नहीं। चीज़ें आपकी लगभग 90% 80% सब्जेक्ट आपका तैयार है। आपको 20% केवल फिजिक्स के टॉपिक पे और जो केमिस्ट्री का 1-2 टॉपिक केवल आपके सिलेबस में मेंशन है, केवल आपको उसी पे काम करना है। तो खासकर यार उन बच्चों के लिए तो मैं जरूर बता दे रहा हूँ कि जो भी बच्चे यूपीएसआई का एग्जाम दिए हैं और इस पोस्ट के लिए एलिजिबल थे, उन्होंने फॉर्म भरा था, तो मैं बता दूं, आप एकदम जी जान लगा के आप इस एग्जाम के लिए तैयारी करिए। यार 900 वैकेंसी है, लगभग 85 हजार लड़कों ने इस फॉर्म को भरा है, ठीक है। सोचिए 85 हजार लड़कों ने 1000 वैकेंसी के लिए लगभग अप्लाई किया है, तो इससे यार अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो नहीं सकती, ठीक है। और एक चीज मैंने और भी उस वीडियो में, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो बच्चे नहीं देखे मैं उनको फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो बच्चे इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, मैंने उनको एक चीज बताई थी कि इसमें क्या हुआ था, डिप्लोमा मांगा हुआ था आपका, ठीक है। डिप्लोमा वाले बंदों का मैंने बोला है कि आपको उनका टेक्निकल बैकग्राउंड अच्छा होता है, तो उनका नॉन टेक का पोर्सन टफ उनके लिए टफ होता है। जैसे मैं बोलूँ कि उनको न्यूमेरिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन, हिंदी का क्वेश्चन, इन सब चीज़ों में उनको प्रॉब्लम आ रही है यदि उन्होंने टेक्निकल की वो तैयारी कर रहे हैं तो। और हाँ, यदि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी पढ़ रहे होते हैं, जैसे मैं बताऊं, उन लड़कों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा जो टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल भी पढ़ रहे थे। और ये वैकेंसी यार मैं बता रहा हूँ आपको, जनरली हमेशा आती नहीं है ये सब वैकेंसियाँ, बहुत रेगुलर वैकेंसी नहीं कि हर साल पे आती रहती है, 5 साल 6 साल पे ऐसे ये सब वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है। तो इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिन्होंने भी, और सबसे बड़ी बात है 4200 ग्रेड पे की यार नौकरी है। जो भी बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं यार, वो भी 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है, ये भी 4200 ग्रेड पे की वैकेंसी है। यूपीएसआई में आपको राउंड द क्लॉक आपकी जॉब है, हमेशा आपको दौड़ना भागना है, बहुत ही मतलब, चूंकि लगता है कि हाँ यार वर्दी पहने हैं और उसके अलग एक बात जरूर होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा यार मतलब वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता। शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है ये सब नौकरी, लेकिन कुछ दिन बाद मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी रेलवे में रहा था। तो रेलवे में चूंकि नाइट का भी रोटेशन रहता था, हमें एक हफ्ते डे ड्यूटी करनी पड़ती थी, एक हफ्ते इवनिंग ड्यूटी करनी पड़ती थी, एक हफ्ते नाइट ड्यूटी करनी पड़ती थी, तो बहुत ही मतलब बेकार लगता था। इसलिए मैंने वो जॉब छोड़ के फाइनली मैं अपना मतलब दूसरा मेरा टीचिंग वाला जॉब हुआ, मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। तो ये सब चीज़ें देखिए होती हैं, ये सब चीज़ें पहले नहीं पता चलती, जब आप किसी जॉब में घुस जाओगे फिर आप उसमें आराम ढूंढने लगते हो, जैसे मैंने भी ढूंढा। अब जो मुझे लगा यार वो मेरा अपना है, ठीक है। तो बहुत अच्छा, यूपीएसआई से ये खराब नहीं है, यूपीएसआई से मैं बोलूँगा अच्छी वैकेंसी है। खासकर जो बच्चे यदि तैयारी करना चाहते हैं आगे, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। मैं आपको बताऊँ, आप इसके लिए एकदम जी जान लगा के आप पढ़िए यार, इससे अच्छी कोई वैकेंसी मैं बता रहा हूँ हो ही नहीं सकती। और कंपटीशन सबसे कम है। सोचिए यूपीएसआई में कितना ज्यादा कंपटीशन था, इसमें कंपटीशन नहीं है। मतलब सोचिए यार कि 80-85 हजार लड़कों ने अप्लाई किया है, 900 समथिंग वैकेंसी है। अब आप इसमें थोड़ा सा भी अच्छे से मेहनत कर दोगे यार, आपका एग्जाम निकल जाएगा। तो खासकर यूपीएसआई के जो बंदे हैं यार, वो तो एकदम जान लगा दे, यदि आप इसके लिए एलिजिबल यदि आप हो तो एकदम जान लगा दो। साइंस का पोर्शन केवल आपको तैयार करना है, हो जाएगा, नॉट अ बिग डील, आप हो जाएगा चीजें बहुत आसान तरीके से। और देखिए, जो चीजें मैं इसमें बताऊं, जो बच्चे इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं यार, जो बता रहा हूँ टू द पॉइंट, उनको आप फॉलो करिए। इधर उधर की 10 बातों के चक्कर में मत पड़िए। आपको जो भी अच्छा लगता है, देखिए मैं आपको ये नहीं कर रहा, मुझे आपको यदि कोई और भी अच्छा लगता है, उनको लग रहा है कि हाँ वो बंदा जेन्युइन है, जेन्युइन बातें कर रहा है, आपको लगता है कि वो उसकी जो प्लानिंग है आपको सूट करती है, तो आप उसको फॉलो करिए, आप अच्छे से उसके साथ लगे रहिए। लेकिन कहीं एक तरीके से एक चीज़ को फॉलो करके अच्छे से तैयारी करिए। और यार मैं आपको बता दे रहा हूँ, पढ़ाई तैयारियाँ ये जो होती है बंद कमरे में ही होती हैं।
आप चीज़ों को थोड़ा सा हटा के, मोबाइल को बंद करके, थोड़ा सा आइसोलेट होकर आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो। ग्रुप में इस तरीके से पढ़ाइयाँ होती नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन एक बार पता है ये सब एग्जाम्स ऐसे होते हैं ना, आप जब तक आपकी तैयारी नहीं होगी, आप, मैं बता रहा हूँ, आप हर एक एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर से आप रिजेक्ट होगे। और जब आपकी तैयारी हो जाएगी तो एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, आप जब उस थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर चले जाओगे तो भाई आप मेरी बात मानो, ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिस एग्जाम में फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। उस लेवल का आप जो भी एग्जाम दोगे, हर एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि क्या होगा, आप उस थ्रेशोल्ड लेवल को आप पार कर जाओगे। भाई ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पीसीएस के एग्जाम में चले जाओगे, लेकिन हाँ, ये जो वनडे एग्जाम जितने होते हैं ना, उस वनडे एग्जाम में हर एग्जाम में आपका सिलेक्शन होगा। उसका रीजन एक यही है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी तैयारी उस थ्रेशोल्ड लेवल को पार कर गई रहती है, तो आप हर एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो एक बार बंद कमरे में यार 4-5 महीने 6 महीने अच्छे से तैयारी करो। मैं बता रहा हूँ 6 महीने यदि कोई लड़का ना लगातार 6 से 8 घंटे पढ़ाई कर लेना दिन भर, मतलब पर डे, यदि वो 6 से 8 घंटे 6 से 8 महीना वो पढ़ ले मोबाइल बंद करके पढ़ाई के टाइम पे, मतलब जब आप पढ़ाई करते रहो कम से कम उस टाइम पे मोबाइल बंद करना सीखो। नहीं सीखोगे यार, सीख लोगे ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, मैं किया हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, जितने टाइम आप पढ़ाई करो मोबाइल ऑफ करके तब आप पढ़ाई करो। ये मेरा पर्सनल मतलब एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसको ज्यादा नहीं, आप इसको 10 दिन फॉलो करके देखो। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम केवल आप मोबाइल बंद करो। जैसे आपने आप जैसे क्या करो ना, मैं एक बताऊंगा, मैं जो करता था, आप ध्यान से यदि पढ़ोगे तो मेरी एक बात आप समझ लो कि 1.5 से 2 घंटा पढ़ने पे नियर अबाउट, मैं बताऊं, यदि आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो 1.5 घंटा मतलब 85 से 90 मिनट पढ़ने के बाद आप थक जाओगे बुरी तरीके से। आप यदि सच में यदि मोबाइल बंद करके आप 1.5 घंटा पढ़ रहे हो अच्छे से, कुछ चीज जैसे आप याद कर रहे हो, ठीक है, 1.5 घंटे में आपका दिमाग थक जाएगा। तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े मतलब लैब पढ़ाई की मत बनाइए आप। 1.5 से 2 घंटा, या मैं बोलूंगा 90 मिनट का एक लैब बनाइए पढ़ाई का, कि आप 90 मिनट पढ़िए, फिर 10-15 मिनट आप थोड़ा सा मोबाइल ऑन करके आप चीजें करिए, आपको जो यूज करना है वो करिए, ठीक है। फिर आप 1.5 घंटे का एक बनाइए, फिर आप उसको पढ़िए, फिर 10-15 मिनट का आप ब्रेक लीजिए। तो थोड़ा सा क्या है ना, ये एक प्लानिंग जो है ना, आप करके देखो एक बार, ज्यादा नहीं 10 दिन करके देखो यार, 10 दिन करके देखो, आपको रिजल्ट नहीं निकल गया मैं अपना नाम बदल दूंगा। आप एक बार मेरी बात मान के तो देखो, आप 8 घंटे मिनिमम पढ़ाई या मिनिमम करो आप इस टाइम पे, 8 घंटे कम से कम पढ़ाई करो, 1.5 घंटे का शिफ्ट बना के। आपको मजा नहीं आ गया ना भाई, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। एक बार आप फॉलो करके देखो, ठीक है। चलिए वो सब बातें तो ठीक है। अब देखिए मैं बता देता हूँ जो चीजें हैं, टू द पॉइंट बात करूंगा, बहुत ज्यादा घुमा के यार नहीं करूंगा। हिंदी के लिए ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में बता रखा था, आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको एग्जाम निकालना है। आप नेट का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो या किसी और एग्जाम के लिए नहीं बैठे हो, आप वनडे एग्जाम के लिए बैठे हो। किसके एग्जाम के लिए? हेड ऑपरेटर के लिए, ठीक है। तो यार जो हिंदी का ये जो है ना, ये जो हिंदी का जो वो है, अच्छा देखिए, जो वर्कशॉप स्टाफ वाले लड़के हैं या असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर वाले हैं, लगभग सिलेबस यार यही है, केवल जो साइंस के पोर्शन में 1-2 टॉपिक का डिफरेंस है, बाकी सिलेबस सेम है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी या ये जो प्लानिंग है उनके लिए भी इक्वली मतलब बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आप ये चीजें समझ सकते हो। मैं आपको बता दी हूँ, आप पीएचडी नहीं करने जा रहे हो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना कह रहा हूँ यार बस उतना कर लो। जैसे हिंदी वाला टॉपिक है ना, आपको, आप हिंदी वाले टॉपिक में मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ नहीं, बस कुछ नहीं यार, आपका जो ये लूसेंट वाली बुक है ना, लूसेंट की और आदित्य की, ठीक है, प्रायोरिटी आपकी पहले इस बुक को खत्म करने की होनी चाहिए। हर चीजें देखिए प्रायोरिटी बेसिस पे पढ़ाई करिए, ये नहीं कि हम दोनों किताब एक साथ करके चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लूसेंट से थ्योरी भी पढ़ो, लूसेंट से पीछे क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, उनको भी आप सॉल्व करो। जब ये किताब यार 5 से 6 बार आपकी हो जाए ना, कम से कम, मतलब मैं आपको बताऊं 5 से 6 बार, 5 to 6 टाइम जब आपकी ये किताब हो जाए ना, और आपको लगे अभी तो एग्जाम यार 1 महीना है, अभी तो एग्जाम आपको 1.5-2 महीना आपका एग्जाम है, आपको लगेगा 1 महीना और एग्जाम है, तब आदित्य पब्लिकेशन वाली किताब खोल के इससे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, कुछ नए थ्योरम्स आपको यदि दिखते हैं, यदि कुछ जो भी आप टॉपिक पढ़े हैं इसमें, इस बुक में, इसमें कुछ नया मिलता है तो उस चीज को आप अंडरलाइन कर लो आप, जिससे बाद में आपको जब रिवीजन करना रहे तो आपको केवल वो पॉइंट्स केवल देखना रहे, ठीक है। और इससे क्या करो, इस बुक से केवल प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन, और कुछ नहीं करना है। जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिले ना इस बुक में, एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स मिले आपको, मैं बोल रहा हूँ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं उनको आपका क्या कर लो, हाईलाइट कर लो, ठीक है। और इस बुक से आप प्रैक्टिस कर लो, पढ़ना नहीं है यार, 4 किताब नहीं पढ़नी, मैं वही बता रहा हूँ। लूसेंट को 5 to 6 टाइम पढ़ लो कंप्लीट क्वेश्चन के साथ, ठीक है, जो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। उसके बाद आपको लगेगा कि आपका एग्जाम 1-1.5 महीना और अभी रह गया है, तो ये बुक उठाना, अदरवाइज मत उठाना यार। इसको पढ़ोगे तो इसको भी तो रिवाइज करना पड़ेगा। पढ़ो उतनी चीज यार जितनी आप कम से कम 6 से 7 बार आप रिवाइज कर सको, उतनी ही चीज पढ़ना है। उतनी चीज नहीं पढ़नी है जिस चीज को आप रिवाइज ना कर सके। जिस चीज को आप 2 से 3 बार रिवाइज नहीं कर पा रहे हो ना एग्जाम से पहले 3 बार कम से कम, उस चीज को आप ना पढ़ो तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि क्या है, कोई आउटपुट आएगा नहीं, फालतू आप एग्जाम में कंफ्यूज हो गए और रिजल्ट आपका आएगा नहीं। इस बुक का 5 से 6 बार बढ़िया से तैयार करो,
उसके बाद आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक से एक बार में क्या है, जो भी रूल्स हैं इनको पढ़ो, कुछ पॉइंट्स में एक्स्ट्रा मिलेंगे, हो सकता है लूसेंट से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें मिलेंगे, उनको आप हाईलाइट कर लो और इनसे प्रैक्टिस कर लो। इसके पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत दे रखे हैं, प्रैक्टिस कर लो बस, ठीक है। रही बात न्यूमेरिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी, ये जो दोस्तों दोनों आपका टॉपिक दे रखा है रीजनिंग का, मैं बता रहा हूँ ये प्योरली रीजनिंग का टॉपिक है, नाम बस अलग है। मैं एक डिफरेंस आपको बताऊंगा, आपके सिलेबस में जो न्यूमेरिकल एबिलिटी दे रखा है और एक जो मेंटल एप्टीट्यूड दे रखा है। एक्चुअली ये वाला जो टॉपिक है आपका रीजनिंग का है, लेकिन ये वाला टॉपिक आपका रीजनिंग नहीं है, जनरल मतलब इंटेलिजेंस का क्वेश्चन उसमें रहेगा। कुछ मैंने लॉ एंड ऑर्डर करके लिखा है, उसमें बहुत से ऐसे टॉपिक करके दे रखे हैं कि आपका प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, आपकी सिचुएशन में किस तरीके से आप रिस्पॉन्स करोगे। क्योंकि इसके बारे में मुझे नहीं पता है यार, तो इसके बारे में मैं आपको नहीं कुछ बोलूंगा। जिस चीज़ के बारे में मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आती, मैं उसके बारे में आपको नहीं किसी तरीके का रिकमेंडेशन कर सकता हूँ। हाँ, यूट्यूब पे आपको इस टॉपिक का आपको मिल सकता है, आपको यूट्यूब पे इसका वीडियो मिल जाएगा। खासकर जो बच्चे जिससे यूपीएसआई की तैयारी की होंगे, उसमें ये टॉपिक शायद मेंशन था, तो वो बच्चे इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, या मार्केट में भी बुक आएगी, आप थोड़ा सा उससे जनरल आइडिया ले लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इस टॉपिक में घुसने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। जो टॉपिक है आप बस उसको एज इट इज मतलब बुक लेके आप पढ़ लीजिएगा इसको। और इसके बारे में यार मैं पढ़ा नहीं हूँ, मुझे आता नहीं है, तो मैं इसके बारे में कमेंट आपको नहीं करूँगा, ठीक है। रही बात न्यूमेरिकल एबिलिटी और मेंटल एबिलिटी, ये दोनों दोस्तों टॉपिक आपका ये आईक्यू टेस्ट और रीजनिंग टेस्ट, ये जो दोस्तों 4 टॉपिक आपको दिख रहा है ना, ये 4 टॉपिक, ये प्योरली पूरा आपका रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है, ठीक है। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की आपका टॉपिक है, इसके लिए आपकी अरिहंत की बुक आती है, ठीक है। लेखपाल के लिए मैंने जो एक स्ट्रेटजी वीडियो बताया है, उससे मैंने अरिहंत की कई बुक्स के बारे में डिस्कस किया है, प्रॉपरली मैंने डिस्कस किया है कि रीजनिंग के लिए कौन सी बुक में क्या क्या चीजें दे रखी है, कौन सी बुक में कौन सी चीज ज्यादा अच्छी दे रखी है रीजनिंग की, वो मैं डिटेल वीडियो बनाया हूँ। किसी को देखना रहेगा तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके, लेखपाल का स्ट्रेटजी वीडियो होगा, वो शुरुआत का मुझे लगता है कि वो मेरा जब मैंने चैनल स्टार्ट किया तो शुरुआत का ही वीडियो था, क्योंकि मैंने लेखपाल से ही अपना चैनल स्टार्ट किया था। तो वो उस स्ट्रेटजी वीडियो में शायद मैंने रीजनिंग के लिए कौन सी बुक किस टॉपिक के लिए बेहतर है वो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो आप वहां से वो रीजनिंग देख सकते हैं, आपको रीजनिंग की पूरा प्रॉपर आइडिया लग जाएगा। या फिर मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा, यदि आप बुक से नहीं पढ़ना चाह रहे, यूट्यूब से आप पढ़ना चाह रहे हो, तो देखिए रीजनिंग मुझे उतना टाइम मिल नहीं पाता है कि मैं रीजनिंग वगैरह ये सब पढ़ा सकूं, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में ऑलरेडी मैं लेखपाल के लिए पढ़ा रहा हूँ, मुझे उससे ज़्यादा वीडियो बनाने का टाइम मिल ही नहीं पाता है, ठीक है। तो वो उस बारे में मैं वीडियो तो नहीं बना सकता, लेकिन हाँ मैं ये चीज़ आपको ये बोलूँगा, ऑलरेडी बहुत से टीचर ने पढ़ा रखा है, बहुत से चैनल पे है रीजनिंग का टॉपिक। स्टडी IQ पे आप देख लो, एग्जामपुर पे देख लो, और बहुत से चैनल है आप देख सकते हैं, हर जगह आपको मिल जाएगा रीजनिंग का टॉपिक। आप ये भी कर सकते हैं जो आपके सिलेबस में टॉपिक मेंशन है, मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं इस तरीके से चीजें बता रहा हूँ। आपको टाइम कम है यार, ज्यादा टाइम नहीं देना है, कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को देखते हुए काम करना है। आप रीजनिंग का क्या करो, जो टॉपिक एज इट इज सिलेबस में रखा है, रीजनिंग ऐसी चीज नहीं होती कि इसको उसके लिए बहुत समझने की जरूरत है, बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है यार। एक वीडियो पूरा देखिए, रीजनिंग का एक टॉपिक कंप्लीट किए, कोई भी बुक आप ले लिए हो, उससे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। फिर दूसरा टॉपिक पढ़े, उसका एक छोटा सा नोट्स बनाए, नोट्स बनाने के बाद उसके सारे क्वेश्चन क्या है, क्योंकि जिस टीचर से आप पढ़ोगे यूट्यूब पे ऑलरेडी वो आपसे कुछ क्वेश्चंस कराएगा, ठीक है। उसके अलावा क्या करिए, आप कोई बुक्स ले लीजिए जिसमें एक कंप्लीट रीजनिंग का टॉपिक दे रखा हो, आप उससे उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। उनसे भी प्रैक्टिस, और एक चीज मैं और भी आपको प्रैक्टिस के लिए बताऊंगा अभी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो एक्चुअली बहुत मेजर रोल करेगा आपके हेड ऑपरेटर के एग्जाम के लिए भी, मैं भी उसके लिए बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो रीजनिंग का टॉपिक यार आप ऐसे कर लो एकदम एग्जैक्टली, ठीक है। रही बात जीके की और साइंस का टॉपिक बच रहा है आपका, देखिए जो जीके वाला पोर्शन है ना, उसमें जीके भी मेंशन है, मतलब जीके का मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, ये सब चीजें हैं। साइंस में फिजिक्स है और केमिस्ट्री का टॉपिक भी दे रखा है। सामान्य विज्ञान में जो फिजिक्स का टॉपिक दे रखा है, जितना ब्लू कलर से आप देख रहे हो ना, ये फिजिक्स के टॉपिक्स है, और केमिस्ट्री का ये 2-3 टॉपिक दे रखा है जो आप ब्लैक कलर से आप देख रहे हो। ये जो फिजिक्स का टॉपिक है ना, ये फिजिक्स का टॉपिक है और ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, मतलब ये 80% 90% जो आपका सिलेबस साइंस का है ना, वो मतलब मोर ऑन लेस आप समझो कि फिजिक्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और केमिस्ट्री का लगभग 10 से 15% आपका टॉपिक दे रखा है आपके सिलेबस में। जीके के लिए तो देखिए, जो बच्चे पहले से पढ़े हैं कुछ चीज़ें, मैं उनको बार बार यही बोलता हूँ कि आप चीज़ें अपना रिवाइज करिए और उन चीज़ों को आप कंप्लीट करिए, बार बार उन्हीं को रिवाइज करिए। या दूसरा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, मैंने आपको सबको बताया, मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ जीके के लिए यार, आप लूसेंट वाली जो सामान्य ज्ञान वाली बुक आती है,
आप उसको ब्लाइंडली आप फॉलो करिए। बात मानिए यार, मैं बता रहा हूँ, जब मैं अपने वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा था आज से 3-4 साल पहले, 3 साल पहले, अभी भी मैं पेपर के एग्जाम के पैटर्न में देखता रहता हूँ, क्वेश्चंस में देखता रहता हूँ, क्योंकि मुझे एटलीस्ट मैं अपडेटेड रहूँ चीज़ों से। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जीके का जो क्वेश्चन है ना, अभी पेट का भी एग्जाम हुआ था, मैं बता रहा हूँ उसमें भी मैं मतलब ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही मतलब सब जीके या लूसेंट से क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको लूसेंट से मिल जाते हैं। इस किताब को ना, ये इसके लिए जो लूसेंट वाली बुक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्चुअली याद होती नहीं है। लोग बोलते बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन एक्चुअली लोग कोई याद कर नहीं पाता है। लोग 10 दिन 15 दिन 20 दिन पढ़ेंगे, आधा अधूरा छोड़ के निकल जाएंगे। ठीक है, इस किताब का यार मैं बता रहा हूँ ना, ये याद नहीं होगी किताब जब तक आप 8 से 10 बार इसको आप पढ़ोगे नहीं। तो 8 से 10 बार आप इसको पढ़ोगे ना लगातार, तब जाके इसका आपको 70% याद होगा। बस लगता है कि आपको याद हो गया, लेकिन एक्चुअली याद होता नहीं है ये किताब। तो कम से कम ये लूसेंट को अच्छे से इसको आप तैयार करो, पूरा रट लो। इसके बाद आपको और पहले ये करो 8 से 10 बार, ठीक है। उसके बाद घटना चक्र आती है एसएससी वाली, घटना चक्र वाली एसएससी वाली जो घटना चक्र आती है उससे आप क्वेश्चंस कर लो न्यूमेरिकल, ठीक है। जो एसएससी वाली घटना चक्र आती है, मैं बोल रहा हूँ आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट का नहीं लोगे घटना चक्र, जो पीसीएस वाले पढ़ते हैं वो नहीं। एसएससी वाली जो घटना चक्र आती है, घटना चक्र पब्लिकेशन की, उसकी किताब लेके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लो, आपका जीके का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा यार, ठीक है। अब रही बात, आ जाते हैं हम साइंस वाले पोर्शन पे, ठीक है। साइंस में जो भी आपके सिलेबस दे रखा है, ये पूरा ये केमिस्ट्री का टॉपिक दे रखा है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है ना, ये आपके 12th के सिलेबस में भी एक टॉपिक दे रखा है। पॉलीमर्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो गए एंड वाटर हो गया, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है आपके सिलेबस में, आप देखोगे ना एनसीईआरटी की बुक उठाओगे तो 8th में भी आपको मिलेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आपको सिलेबस में मेंशन होगा, मतलब ऐसा दिया है एक चैप्टर। 9th में भी दिया होगा, और मैं बताऊं इसको 10th में भी आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा, मतलब सब्जेक्ट सॉरी ये टॉपिक आपको मिलेगा। 11th 12th में भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा। बट प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे जैसे क्लास का लेवल बढ़ता जाता है, इस क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल और कॉन्सेप्ट्स और बढ़ते जाते हैं इस टॉपिक में, ठीक है। तो मैं आपको सभी को इन सारे टॉपिक्स के लिए, जो आपकी फिजिक्स में मेंशन है और जो आपकी केमिस्ट्री में मेंशन है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पहले इस वीडियो में मैं पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी, मैं फिर से बता रहा हूँ बार बार। 11th अभी मत छूइएगा यार, मत 11th के चक्कर में पड़िएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। 11th की फिजिक्स और केमिस्ट्री आप पढ़ने के चक्कर में पढ़ोगे, आपका दिन बीत जाएगा। और कितने क्वेश्चन आएंगे जीके का और साइंस कंबाइंड मिला के 100 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। 100 मार्क्स का जीके और साइंस मिला के 100 मार्क्स आना है। तो कुछ तो जीके होंगे, कुछ साइंस वाले भी टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे। तो आप सोचो ना, इसके लिए 12th पढ़ने के आप चक्कर में पड़ गए कि भैया इसमें तो हेड ऑपरेटर में साइंस बहुत आती है, बहुत टफ आती है, इसके चक्कर में आप पढ़ गए 11th 12th पढ़ने के चक्कर में। बहुत से लोगों ने देखा, मैंने यूट्यूब पे बताया है यार, आपका टाइम बहुत इसी में चला जाएगा, और बाकी सब्जेक्ट भी तो पढ़ने हैं, ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक ये सब भी तो आपको पढ़ना है ना। तो यार ज्यादा नहीं घुसना है, जो मैं बता रहा हूँ आप बस उतना करो। ये जो टॉपिक है 9th 10th आप कोशिश कर सकते हो कि 9th 10th की आप क्या करो, जो आपकी फिजिक्स में जो ये टॉपिक दे रखा है ना, आप बुक एक बार खोल लेना, देख लेना अच्छे से। ई पाठशाला करके यार एक ऐप है, आपको नहीं हो रहा है ना बुक वगैरह, तो एक बार आप क्या करो, ई पाठशाला वाले ऐप्स को डाउनलोड करके आप वहां से इसकी 9th और 10th की फिजिक्स की आप बुक डाउनलोड कर लो, और 9th 10th की आप केमिस्ट्री भी डाउनलोड कर लो, ठीक है। और ये जो टॉपिक दे रखा है ना, और सॉरी 8th की भी साइंस की बुक डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और सॉरी हाँ 9th 10th में भी आप क्या करना, साइंस की बुक डाउनलोड करोगे तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों रहता है। मेरे दिमाग में 12th वाला चल रहा था, फिजिक्स केमिस्ट्री अलग से करेंगे। तो 8th की 9th की और 10th की आप साइंस की बुक डाउनलोड कर लेना, इन टॉपिक्स को उसमें से देख लेना। अब देखने के बाद चाहो तो बाद मार्केट में जाके इसका उसका क्या रहता है सर, पीडीएफ भी आपको, पीडीएफ भी यार टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। बाकी आप उससे क्या है, ई पाठशाला वाले चैनल से आप डाउनलोड तो नहीं कर सकते हो, बट हाँ उसमें ये ऑप्शन रहता है कि आप पीडीएफ तो नहीं निकाल सकते हो, ऐसा प्रिंट नहीं निकलवा सकते हो, लेकिन आप पढ़ सकते हो। तो ये टॉपिक का आप क्या करो, उससे आप लेके 9th 10th वाली बुक्स अच्छे से पढ़ लो। इसमें चूंकि न्यूमेरिकल्स भी थोड़े बहुत आएंगे, हाँ बहुत हाई लेवल के न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, अच्छे हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो आप क्या करो, इस वाले टॉपिक से ना, जो न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है ना, थोड़े थोड़े न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन भी आप बनाते चलो, ठीक है। बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन के आप चक्कर में मत पढ़ो, लेकिन 9th 10th की तक की कोशिश करो कि यार कितने टॉपिक आपके मेंशन है। यार मुश्किल से मैं बताऊं आपको ना 5-6 टॉपिक आपके मेंशन है। ये यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन आपका एक टॉपिक है, आपके सिलेबस में एक मिलेगा। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज आपका एक टॉपिक है। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन एक टॉपिक है। वर्क पावर एंड एनर्जी एक टॉपिक है। रोटेशनल मोशन एक टॉपिक है। मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स एक टॉपिक है। तो मुश्किल से 6 टॉपिक आपके पास है, 6-7 टॉपिक। यार आप उस सिलेबस को देखो, आप उसमें से पढ़ लो इसको, ठीक है।
बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल में नहीं घुसना है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। एक बार आप सिलेबस मैच करा लेना, हो सकता है इसमें से कुछ टॉपिक ऐसे जो 11th-12th के आपके फिजिक्स के बुक में मिले, तो एक बार आप उससे देख लेना। लेकिन हाँ, 11th-12th के लेवल का फिजिक्स के क्वेश्चन करने के चक्कर में मत पढ़ना। आपको पढ़ना है तो फिर थ्योरी पोर्शन पढ़ना है 11th-12th की बुक से, यदि पढ़ना भी है तो। बट उसके पहले क्या करो, यदि ये टॉपिक आप देखो 10th में और 9th में आपके है नहीं, आप वहां से क्या करो, एक बार एज इट इज पूरा अच्छे से रट लो सब चीजें, पॉइंट्स उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, और उनके न्यूमेरिकल जो है बहुत ज्यादा हाई लेवल के जो ना हो, उनकी एग्जांपल सारे अच्छे से आप कर लो। ये टॉपिक आपका हो जाएगा। रीजनिंग मैंने बता दिया, ये भी बता दिया, ये भी और ये भी प्रॉपर मैंने सारी चीजें आपको बता दी है ना। और देखिए एक चीज मैं और बता रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी आप देखिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे ये जो फिजिक्स वाले टॉपिक है ना, मतलब ये मुझे काफी अच्छे से आते हैं, ये सब चीजें मुझे पता है। यदि मुझे टाइम परमिट किया, आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताइएगा, आपको यदि पहले आप यार देखो, पहले आप खुद से भी थोड़ा पढ़ लो, आप लोगों को नहीं समझ में आता है ना, तो आप लोग इसके लिए मुझे कुछ बोलना, ठीक है। तो ये जो फिजिक्स वाला जो टॉपिक है ना, इसका मैं कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल मैं आपको थ्योरी इसका कुछ न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन करा दूंगा, यदि मुझे टाइम यार बचता है तो। अभी थोड़ा सा शेड्यूल मेरा काफी मतलब हैक्टिक चल रहा है, खासकर 6 मई के बाद ही यार मैं कोई वीडियो डाल पाऊंगा शायद, क्योंकि मेरे पास टाइम अभी मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना, जो चीजें बोला हूँ आप एज इट इज उसको फॉलो करिए यार, ज्यादा दिमाग मत लगाइए। जिस तरीके से प्लानिंग से मैंने आपको बोला है चीजें करिए। 2 से ढाई 3 महीने में मुझे जो उम्मीद है यदि होगा तो आपका, मुझे लगता है कि अभी यूपीएसआई की रनिंग वगैरह चल रही है, तो आपका जुलाई के आसपास, जुलाई में ही आपका एग्जाम हो सकता है, जून तक तो नहीं होने वाला, लेकिन जुलाई में भी यदि आपका एग्जाम होता है तो 2.5-3 महीने यार बहुत कम टाइम है। आपको बताओ, या जुलाई या अगस्त में भी एग्जाम कंडक्ट कराता है तो भी 3 महीने इतना टाइम नहीं है कि इसके इन जितने टॉपिक्स दे रखे हैं उसमें आपको घुसने की जरूरत है, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। ऊपर से सारा टॉपिक सिलेबस कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस करिए। और हाँ, एक सबसे ज्यादा जरूरी बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो साइंस वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला टॉपिक, ये दोस्तों टॉपिक छोड़ के आप यूपीएसआई का जो एग्जाम पिछली बार हुआ था और जो इस बार यूपीएसआई वाला जो एग्जाम आपका हुआ है, ठीक है, आप उसका क्या करो, अभी मार्केट में आ जाएगा घटना चक्र पब्लिकेशन, आपका टॉपिक वाइज निकालेगा। टॉपिक वाइज क्या करेगा, सारे टॉपिक का आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कंपाइलेशन निकालेगा। मैंने जितना भी टॉपिक आपको मैथ्स का, जैसे ये टॉपिक है न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला टॉपिक, ये जो न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ है, ये आपका रीजनिंग है, ये रीजनिंग है, ये रीजनिंग है। आप यार जो रीजनिंग के मैथ के जो क्वेश्चन करो ना, टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन आपको करना है, आप यूपीएससी की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो। पहले उनको आप 5 से 6 बार प्रैक्टिस कर लो, सारे कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद जो मैंने बुक्स बोली है उसके बाद आप बुक्स पे जाओ। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका मैथ्स वाली बुक भी क्या है, एक राकेश यादव सर की भी आती है, एक RS अग्रवाल की भी बुक आती है, उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बट पहले क्या करना है, टॉपिक वाइज चीजें कंप्लीट तैयार करिए। यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टॉपिक वाइज आप वो खरीदिए, आप कंपाइलेशन बुक खरीदिए, उनसे एक एक टॉपिक आप क्वेश्चन करिए। उसके बाद जब आपके पास टाइम बचेगा तब आप बुक्स पे जाइएगा कि इसका मैं इस बुक से भी क्वेश्चन कर लूँ, इसका भी इस बुक से क्वेश्चन कर लूँ, तब आप दिमाग लगाइए, ठीक है। तो आज के लिए यार इतना ही काफी है। वीडियो अच्छा लगा तो और भी दोस्तों को आप अपने शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही काफी है भाई, थैंक यू वेरी मच।